हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आज हम बात करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज की, विच इज 100% फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 5th to 12th। सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट पेपर आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेकेंड टेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। पहला टेस्ट पेपर इंटीग्रल्स का आप ऑलरेडी दे चुके हैं, आपने उसका वीडियो सोल्यूशन भी देखा होगा। आज बारी है आपके सेकंड टेस्ट पेपर की। सेकंड टेस्ट पेपर जो आप लोगों का होने वाला है, दैट इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, चैप्टर नंबर 8। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट से पीडीएफ इस टेस्ट पेपर का नहीं देखा है और टेस्ट पेपर को सॉल्व नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो टेस्ट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप उसे देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा और फिर अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए इस वीडियो पे दोबारा आना और अपने आप को मार्क्स देना। ठीक है, चलो। वैसे आई होप आप सब लोगों ने टेस्ट दिया है। कितना स्कोर आया है हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग जब आपने टेस्ट पेपर देखा होगा, तो मैंने इस टेस्ट पेपर में सिर्फ एक ही सेक्शन रखा है, दैट इज सेक्शन नंबर ए। और इस सेक्शन ए में आपकी मुलाकात 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से हुई थी। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का था। 7 क्वेश्चंस थे, 4 मार्क्स ईच। ओके, तो कितना मार्क्स हुआ टोटल? 28 मार्क्स। एंड आई रियली विश कि आप में से सबके ही 28 ऑन 28 मार्क्स आए ही होंगे। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 इस टेस्ट का क्या कह रहा था आप लोगों से? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x, x एक्सिस and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा था? कर्व कैसा है? y इज इक्वल टू x mod x जैसा। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि हमें किस रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले आपको अपने आप से ये बातें करनी है। मैम, उससे पहले भी हमें एक बात करनी है अपने आप से, क्या? कर्व ट्रेसिंग। ओके जी, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कर्व बनेगा कैसे। और जो इतनी सारी चीजें इनने बोली है ना, उनके बीच में जो रीजन आ रहा है, उस रीजन का हमें एरिया चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो इनके बीच में हमें एरिया चाहिए, है ना? तो सबसे पहले तो मैम इस कर्व को समझे थे हम लोग। हमें पता है ये मॉड x है। अब मॉड x की ना थोड़ी कहानी होती है। कैसी कहानी होती है वो सब आप जानते हो, मैं डायरेक्टली वो कहानी लिख रही हूँ यहाँ पे। y इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि आपका मॉड x पॉजिटिव होता है, वो x बनता है। कब बनता है? चलो एक काम करो, मॉड x को डिस्कस ही कर लेते, इतना डिस्कस कर रहे हैं तो। सी, मॉड x की डेफिनेशन ऐसे ब्रेक होती है। मॉड x आपका x होता है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मॉड x आपका -x होता है जब x आपका लेस देन 0 हो। ये चीजें आप जानते हैं, राइट? बिल्कुल जानते हैं। जब भी x 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो मॉड x पॉजिटिव की तरह ओपन होता है। और जब भी आपका x लेस देन 0 है, तो मॉड x आपका नेगेटिव की तरह ओपन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कर्व था ना, वो सिर्फ मॉड x नहीं था। हमारे पास जो कर्व था दैट वाज x mod x। मतलब क्या करना है हमें यहाँ डेफिनेशन में थोड़ा सा सुधार करना है। यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो हम यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और x इंटू x क्या देगा आपको? x स्क्वायर देगा। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा? -x स्क्वायर देगा। ओके जी, तो आपका जो कर्व है y कैसा बना? y क्या था? x mod x। उसकी डेफिनेशन आपने कैसे बनाई? ये बनेगा x स्क्वायर जब x कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये बनेगा -x स्क्वायर कब? जब आपका x लेस देन 0 हो। ये आपकी कर्व की डेफिनेशन थी। अगर आपने ये डेफिनेशन बना ली थी, वेरी गुड, आगे चलो। इसके बाद इन्हें क्या बोला है? अब हमें ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग की बारी है, क्योंकि इसके बाद इन्हें सिर्फ x एक्सिस और ऑर्डिनेट की हमसे बात करी है। चलो आ जाओ, कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बनाया? आपका प्यारा कार्टेशियन प्लेन बनाया। ये रहा कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x एक्सिस, ये x डैश है, ये आपका y एक्सिस है और ये क्या है? आपका y डैश है। ठीक है, ये हमने कर्व बना लिया। अब सुनो, कहाँ बनाया कर्व? कार्टेशियन प्लेन बनाया।
अच्छा ठीक है, अब कर्व कैसे बनाना है कि जब भी आपका x 0 या 0 से बड़ा होता है तो आपका y किसका रोल परफॉर्म करता है, एक्स स्क्वायर का। मतलब अगर इसे हम थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके अलग से लिखें तो y हमारा एक्स स्क्वायर हो रहा था जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। मतलब हम जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है लेकिन ये एक आधा पैराबोला बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये x एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा लेकिन सिर्फ आधा बनेगा। यहाँ का इतना रीजन में पैराबोला नहीं बनेगा। ठीक है, आपको पता है क्यों? क्यों? सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डेफिनेटली पैराबोला है, कोई डाउट हमें भी नहीं था मैम। यहाँ पे ये आधा पैराबोला इसलिए बना क्योंकि ये y आपका एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इस ही रीजन में है। किस रीजन में? जहां x आपका पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव कहां है? यहाँ पे। तो इतने ही रीजन में ये पैराबोला है, मतलब सिर्फ इतना फिगर बनेगा। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना रीजन बना और ये क्या है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है कि y हमारा कैसा है? माइनस एक्स स्क्वायर है। कब? जब आपका x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 का मतलब x नेगेटिव है और x नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में आता है। अगर इसे देखा जाए तो ये कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला है क्योंकि x पे लगा है स्क्वायर, यानी x एक्सिस के अलोंग बनेगा। नेगेटिव यहाँ आया तो y कैसा है? नेगेटिव है। मतलब ये पैराबोला आपका डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का बनता और यहाँ पे भी आता। लेकिन इतने हिस्से से हम बात करेंगे नहीं क्योंकि फिगर कहाँ बना है? सिर्फ x लेस देन 0 और x लेस देन 0 सिर्फ इतने रीजन में आता है, तो इसे आपको नहीं लेना है। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर है। क्या आपको फिगर समझ में आ गया किस तरीके से बनाए? ठीक है, सो ये जो था ना x mod x, इस तरीके से हमने बनाया है। अब बात करते हैं, अभी ये पूरा फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर क्या बोला है इन्हें? x एक्सिस के बीच का रीजन एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो सपोज कर लीजिए आप लोग कि x इक्वल टू -1 यहां से कहीं पास कर रहा होगा। सो दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू -1 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1, 0 रहा होगा। दूसरी ऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 आपका यहां से कुछ होगा एंड दिस इज व्हाट? 1, 0 और इसे आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखूं मैं? इधर लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 1। हमने कर्व की ट्रेसिंग कर ली है, पहला स्टेप हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें ये चेक करना है कि किस रीजन में शेडिंग की गई है। तो किस रीजन में शेडिंग की गई है, हमारा रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया क्या है, उसे जानने के लिए एक बार फिर से आपने अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन ने कहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एक्स एक्सिस, ओके, एंड द ऑर्डिनेट्स, यानी कि आपका जो एरिया है इस रीजन में वो ये है एक, ठीक है, और एक ये वाला रीजन है। ये जो एरिया है ये सब आपको फाइंड करना है, एक ये एरिया और एक ये एरिया। ठीक है, इसे आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे हम इस एरिया को? देखो सपोज हमने इसे कह दिया ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, तो टोटल एरिया कैसे मिलेगा आपको? जो टोटल एरिया मिलेगा इस रीजन में, इस क्वेश्चन में, दैट विल बी A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। सही बात है, ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो क्या है? 0, 0 रहा होगा, इसके तो वर्टेक्स की टेंशन ही नहीं है। दिस इज 0, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्ट्रिप बनाएंगे। कौन सी स्ट्रिप बनाना ज्यादा आसान है यहाँ पे? वर्टिकल स्ट्रिप। क्यों वर्टिकल स्ट्रिप? क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप के केस में x की लिमिट्स चढ़ती हैं। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? वर्टिकल स्ट्रिप एक यहाँ बना दी, ठीक है, और एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ बना दी। सबसे पहले A1 के एरिया से बात करते हैं। तो जो A1 का एरिया है दैट इज इक्वल टू क्या? बताइए जरा आप लोग। A1 का एरिया, हम इसे x वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो फॉर्मूला क्या होता था बताओ? x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b और यहां लिखते थे y dx।
याद है कि नहीं वर्टिकल स्ट्रिप में? मैम ऑफ कोर्स याद है, टेस्ट दिया है हमने, ठीक है जी। सो y dx लिखा करते थे। यहाँ पे y का मतलब y बिल्कुल नहीं है, y इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, y क्या लिखा जाएगा? आप ये देख रहे हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रिप अपर x एक्सिस को टच कर रही है और लोअर पोर्शन में इसे टच कर रही है, और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर ये वर्टिकल स्ट्रिप किसको टच कर रही है? x एक्सिस को, और नीचे ये वर्टिकल स्ट्रिप किसे टच कर रही है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को। तो अपर माइनस लोअर कर्व होता है। अपर कर्व यहाँ पे x एक्सिस है, x एक्सिस के केस में आपका y क्या होता है? 0। दिस इज अपर माइनस लोअर। लोअर क्या है आपका? लोअर है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपर माइनस लोअर, एंड लोअर इज माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनाया आपने dx। लिमिट कहां से कहां तक है कि आपकी ये वर्टिकल स्ट्रिप x एक्सिस पे मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना घूम सकती है? सो -1 से 0। सो जो लिमिट है दैट इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट है आपकी -1 से 0, ठीक है। अपर माइनस लोअर याद है कि नहीं? वर्टिकल स्ट्रिप बनाया है, वर्टिकल स्ट्रिप है तो हमेशा याद रखना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और अगर ये सब याद नहीं रहता तो याद रखिए कि जब भी आपका डायग्राम नीचे की तरफ बन रहा है तो मॉड बना दिया जाता है, ठीक है, या फिर अपर माइनस लोअर कर लो। तो अपर में x एक्सिस है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0, और नीचे क्या है? कर्व, कर्व में y की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ हमारा फंक्शन क्या आया था? यहाँ हमारा फंक्शन आया एक्स स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं -1 से 0 की तरफ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम किया यहाँ पे, तो आंसर आया 1/3। अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? -1, -1 का क्यूब माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट आपके A1 का एरिया आया है। अभी आपको क्या निकालना है? टोटल एरिया A निकालना है। तो वो कैसे मिलेगा? यहां से लेके यहां तक भी इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आप लोग 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे इस क्वेश्चन में। आगे क्या लिखोगे? आप लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 0 से 1, ओके जी। वर्टिकल स्ट्रिप है तो अपर कर्व, अपर कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपर कर्व की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर, माइनस वर्टिकल स्ट्रिप नीचे किसे टच कर रही है? x एक्सिस को। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 dx, मतलब कि एक्स स्क्वायर dx। सिर्फ इसको ही इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। कहां से कहां घूम रहे हो? 0 से 1। अपर लिमिट रखो तो 1/3, लोअर लिमिट 0 ही आएगी। तो टोटल एरिया यहाँ पे 1/3 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख देना। तो टोटल एरिया कितना आ रहा है? टोटल एरिया आ रहा है A, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब A इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, यानी कि टोटल एरिया इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। इतना आसान था ये क्वेश्चन। आई होप आपने मुझसे भी जल्दी इसे सॉल्व कर लिया था और पूरा स्कोर किया है इस क्वेश्चन में। कोई परेशानी किसी को अगर नहीं है, पूरा इसी तरीके से सॉल्व किया है, तो दे दो अपने आप को 4 मार्क्स, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 को रीड कीजिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एनक्लोज्ड बाय द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द x एक्सिस। तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आप सब लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं कि आपके और मेरे आंसर कितने आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, ओके, या फिर क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले देखो, जब भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन आए ना, आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन लोगों ने कि देखो जो भी फिगर बनाए ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके। फिर एक लाइन है, एक पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है। तो जो रीजन है, जो बाउंडेड रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है वो इतने हिस्से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन के बीच में, पैराबोला के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में।
तो आप लोगों को पता है स्टेप नंबर 1 क्या होती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में? स्टेप नंबर 1 होती है कर्व ट्रेसिंग। ओके, तो यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग करते हैं तो उसकी शुरुआत की जाएगी कार्टेशियन प्लेन से। तो आप सब लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बनाया होगा। ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये रहा आपका एक्स डैश, ये रहा वाई एक्सिस। ओके, अच्छे से बनाओ इसे, ये वाई एक्सिस और ये रहा आपका वाई डैश। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है उन्हें याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है लाइन, पैराबोला, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आप लोग जानते हो कि पैराबोला कैसे बनाया जाता है। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि एक्स उन्हें पॉजिटिव बोला है, वाई पे स्क्वायर लगा है। जिस पे भी स्क्वायर लगा होता है उस एक्सिस के अलोंग आप अपने पैराबोला को बनाते हो। ठीक है, उसके बाद वो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये लाइन तो आप 10th क्लास से मारते आ रहे हो। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सो यहाँ पे आप बनाएंगे अपने कोऑर्डिनेट्स। दिस इज x, दिस इज y। 10th क्लास में आपने लाइन को बनाना सीखा था। कैसे बनाते हैं लाइन को यार? देखो ये x y आपने लिखा, यहाँ पे x को 0 ले लो, y कितना आ रहा है? x को 0 लो, y आ रहा है 2, y को 0 लो, x आ रहा है 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए लाइन बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? देखो x 0 है, y 2, x 0 y 2 यहाँ पे कहीं रहा होगा। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y 0, मतलब 2,0, 2,0 कहीं यहाँ पे रहा होगा। अब क्या करना है? लाइन को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में सीखा है हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कोऑर्डिनेट को 0 लो, दूसरा वाला आपके सामने आ जाएगा, फिर उनके पेयर बना लेना और प्लॉट कर देना। ठीक, अब मैं इन्हें ज्वाइन कर रही हूँ। ये लाइन है, एक सीधी बननी चाहिए। ठीक है, चलो सीधी बन गई। जैसे कि यहाँ पे ये जो भी फिगर बनाया है ना उसका नाम जरूर लिख दिया करो। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये कौन थी? ये थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब एक बार अपने क्वेश्चन को आप लोगों ने फिर पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो आपने पॉइंट्स निकाल लिया, प्लॉट कैसे किया वो सब बताया है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं। हमने कर्व ट्रेसिंग में पैराबोला बना लिया, लाइन बना लिया। अब हमारा काम है उस रीजन को आइडेंटिफाई करना जिसकी शेडिंग ये लोग हमसे चाहते हैं। तो आ जाओ जरा रीजन फाइंड करते हैं। सबसे पहली शर्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूमोगे, मतलब यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे होगा तो इन्हें क्या बोला है? लाइन और पैराबोला के बीच में। तो देखो लाइन पैराबोला, पैराबोला लाइन, तो ये वाला रीजन या ये वाला रीजन। फिर इन्हें आपकी हेल्प के लिए एक और पॉइंट बोला है, एक और रेस्ट्रिक्शन बताइए। क्या? एक्स एक्सिस, मतलब उस रीजन को आप फाइंड करेंगे जो आपका पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हो। क्या रीजन दिखा आप लोगों को? बिल्कुल, सी दिस इज पैराबोला, ये रही लाइन और ये रही एक्स एक्सिस, यानी कि ये है वो रीजन जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो हमने स्टेप नंबर 2 भी कर लिया। क्या? रीजन का आइडेंटिफिकेशन जिसका एरिया निकालना है। तो स्टेप 1 क्या थी? कर्व ट्रेसिंग। स्टेप 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन। आई होप आप सबके कॉपी में यही डायग्राम बना है और यही रीजन है जिसकी आपने शेडिंग करी है, राइट? अब स्टेप नंबर 3 रिकॉल करिए आप लोग। क्या? कि जब भी आपके लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अगर वो परपेंडिकुलर आपके उसी रीजन के अंदर लाई करे जिसका एरिया आपको निकालना है, तो आप उस रीजन का एरिया टुकड़ों में निकालते हो और फिर ऐड कर देते हो। ठीक है, आई होप आप सबको स्टेप्स याद होनी चाहिए और होगी भी। तो ये देखो, ये है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे हमारा पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? ये परपेंडिकुलर तो उसी रीजन के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब जो टोटल एरिया ए है हमारे इस फिगर में, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब ये A1 क्या है? A1 ले लो आप इसे। ठीक है, सपोज ये वाला आपका A1 है, यहां लिख दूं, ये A1 है और ये आपका A2 है। ठीक है, आप लोग अपने डायग्राम में दिखा भी देना A1 A2 कहाँ है। ओके, सो जो टोटल एरिया है दैट इज द सम ऑफ A1 प्लस A2, राइट? ठीक है, तो स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 में ही एक और काम आपको करना होता है, वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ता है। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ठीक है। इस पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा तो आपको इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। और बाकी के ये जो दो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट तो अंडरस्टूड है। दिस इज 0,0 और ये आपने ही प्लॉट किया था, कितना था 2,0, ठीक है। बस ये कोऑर्डिनेट और हमें मिल जाए। इस कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या श्योर है कि y वाला तो 0 होगा, x वाला चाहिए। अब x वाला जो पॉइंट है ना, वो आपको इस पॉइंट के जो x एंड y मिलेंगी, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे ना इन दोनों को, पैराबोला एंड लाइन को, तो जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x y, उसमें से x वाला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है, मुझे पता है आप लोगों को पता है ये सारी बातें, ठीक है, राइट। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के बीच में है? लाइन के बीच में है एंड पैराबोला के बीच में है। तो अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर दीजिए इस y स्क्वायर से। ओके जी, कर दिया हमने रिप्लेस। तो दिस इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सब ठीक है? हाँ। अब क्या करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी देखते हो लाइफ में तो क्या करते हो? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप यहाँ पे कीजिए। सो आपको पता है क्या मिलेगा? y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबने कर ही लिया होगा ये तो, ठीक है। प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, +1 इंटू करने पे -2। हाँ, तो आ तो रहा है। y कॉमन ले लिया होगा तो दिस इज y प्लस 2 -1 कॉमन लिया होगा तो y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपको 1 और -2 मिल रही है, जिसमें से -2 की y की वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वहां पे y नेगेटिव तो होगा नहीं। तो y की किस वैल्यू के साथ आपको खुश रहना है? y की वैल्यू 1 के साथ। y तो मिल गया मैम, x भी तो चाहिए। तो देखो ना, y स्क्वायर इक्वल टू x था ना, तो y की वैल्यू 1 रख दो, इसमें रख दो, उसमें रख दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। y की वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब x क्या आ रहा है 1 और y क्या आया 1। हमें y के पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, ये जो 1 आया है ये इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या बन गए? 1,0, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड या फोर्थ स्टेप थी जो आपने सॉल्व करा होगा। अब क्या करना है? अब डायरेक्टली अब आपको ना अपने आप से पूछना है कि इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा इंटीग्रेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स या वर्टिकल स्ट्रिप। 100% यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होने वाला है दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में हमें x की लिमिट्स लगानी होती है और यहाँ पे हर जगह हमारे पास x के पॉइंट है, मतलब x की लिमिट है। तो ये लिमिट को देख के हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आसानी होगी अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप मेथड लगा दूं, ठीक है। और मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से बहुत इजीली हो जाते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड तो तभी लगाना जब क्या कहते हैं कि y के पॉइंट्स गिवन हो डायरेक्टली और वर्टिकल में बड़ी परेशानी हो रही हो, राइट। वैसे ये चांसेस बहुत कम मिलेंगे आपको, मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से ही फिनिश हो जाते हैं, ओके। तो इस A1 में हमने बनाया वर्टिकल स्ट्रिप, एक यहाँ पे और एक A2 के लिए भी बना दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें अपन साथ में फाइंड कर लें क्या एरिया। चलो A1 अलग से निकालते हैं। तो A1 का एरिया निकालना है, ओके। ये वर्टिकल स्ट्रिप इस x एक्सिस पे मिनिमम और मैक्सिमम कहां से कहां घूम सकती है? 0 से 1 तक। तो 0 से 1 इसकी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी A1 के लिए। यहां लिख दो दिस इज A1 ये वाला और ये जो है आपका A2 है, ठीक है, राइट। अब वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में आप लोग y की वैल्यूज लिखते हो, है ना, इन टर्म्स ऑफ x, और हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं। तो A1 के केस में आपकी वर्टिकल स्ट्रिप अपर कर्व
किसको टच कर रही है या फिर अपर कर्व क्या है A1 के केस में। तो आप देख रहे हो A1 के केस में जो अपर कर्व आ रहा है, मतलब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है जो ऊपर जिसको टच कर रही है, दैट इज अ पैराबोला। तो इस पैराबोला में से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे और वो कितनी आ रही है, √x। अब किसी ने चिल्ला के बोला मैम प्लस माइनस नहीं, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव ही लेना होगा, ठीक है। तो ये रहा, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये ऊपर टच कर रही है पैराबोला को, तो y की वैल्यू लिखी हमने √x, और ये वर्टिकल स्ट्रिप नीचे किसे टच कर रही है, x एक्सिस को, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो दिस माइनस 0 लिखने का क्या मतलब है, दिस ही मिलेगा, और दिस क्या है यहाँ पे, √x। अब हमने इतना इंटीग्रेशन पढ़ा है एंड आई होप आप लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर का भी टेस्ट दिया होगा, ठीक है। तो हम कभी इंटीग्रेशन में ये रूट देखते हैं क्या, नहीं, हम तो पावर से बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पावर से ही बात करेंगे, यानी x⁻½ dx, उसका करना है इंटीग्रेशन। ओके, क्या है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन था 3/2, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, वो ही बेसिक वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको A1 मिल रहा है x⁻, कैसे लिखेंगे हम, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। ओके, कहां से कहां घूम रहे हो, 0 से 1 तक आप लोग घूम रहे हो। तो A1 एरिया कितना आ जाएगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1⁻³ माइनस 0⁻³, मतलब क्या, अब 0 की पावर 3/2 से हम ऑफकोर्स बात नहीं करेंगे, 1 की पावर 3/2 आपको 1 देगा। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, यहां आपको 2/3 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है A1 का एरिया। तो A1 का एरिया कितना आया, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये सिर्फ इतना ही आया है, फाइनल आंसर नहीं है ये, क्योंकि फाइनल आंसर के केस में हमें टोटल एरियाज को ऐड करना है, अभी सिर्फ A1 आया है। अब A2 एरिया से बात करते हैं, तो कैसे ही करेंगे बात बताओ तो जरा। फिर से हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये वर्टिकल स्ट्रिप 1 से लेके 2 तक ही रह सकती है। देखो जरा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, एक्स एक्सिस पे इतना ही ये मूव कर सकती है। तो जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 1 to 2। उसके बाद यहाँ पे अपर कर्व क्या है, देखो तो सही, ये वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर किसे टच कर रही है, लाइन को टच कर रही है। ये क्या है, लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 2, और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो दिस इज 2 - x। ओके, और ये नीचे किसे टच कर रही है, वर्टिकल स्ट्रिप x एक्सिस को, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लाइन माइनस 0 गिव्स यू लाइन ओनली, राइट। चलो, तो A2 के केस में आप लोगों ने क्या किया होगा, A2 = 1 से 2 लिमिट बनाई होगी। अपर कर्व क्या था, सिर्फ लाइन, और लोअर कर्व थी x एक्सिस, मतलब y = 0, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे आपको A2 कितना मिला, 2x - x²/2, और आप लोग घूम रहे हो 1 से 2 के बीच में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट 2 है, सो 2 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4/2, दिस इज अपर लिमिट। फिर माइनस कीजिए लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज हाफ। ठीक है, तो कितना आ रहा है, चेक करते रहना ठीक से, 2 1 = 2 2 = 4, ठीक है, दिस इज -2 - 2 -4 +4, ये भी चला गया। आपके पास जो A2 एरिया आ रहा है दैट इज हाफ स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में टोटल एरिया चाहिए, मतलब A1 + A2। तो A1 एरिया कितना आया था, 2/3, A2 कितना आया, 1/2। ठीक है, दोनों को ऐड करो, आपको इस पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। सो 2/3 + 1/2 कितना होगा, एलसीएम आया 6, 3 2 2 2 = 4 प्लस 2 3 3 1 = यानी कि 7/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप में से जिसका भी 7/6 स्क्वायर यूनिट्स आया है इस क्वेश्चन का आंसर, वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, सबने सॉल्व किया होगा, वही 3-4 स्टेप्स थी। अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं बना तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, किस तरीके से आपको टारगेट करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कैसे
इंटीग्रेट करते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड किया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन से ना ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ऐसा फील आ रहा है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो जिसका भी आंसर 7/6 स्क्वायर यूनिट्स आया है वो अपने आप को 4 मार्क्स दे सकते हैं, खुश हो सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है उसके लिए वेट कर सकते हैं। ओके, चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखने। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन दिस। ठीक है, आपको उस रीजन का एरिया चाहिए जो आपके पैराबोला और इस लाइन के बीच में आ रहा है। ओके, तो आपको सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग करते हैं। पैराबोला को जरा ध्यान से देखो, कैसा पैराबोला है ये? एक्स पे लगा है स्क्वायर, जिस भी वेरिएबल पे स्क्वायर होता है पैराबोला के केस में, तो उस एक्सिस के अलोंग आप अपने पैराबोला को बनाते हो। ठीक है, तो ये रहा मेरा कार्टेशियन प्लेन, प्यारा सा। इस चैप्टर में सबसे प्यारा कार्टेशियन प्लेन ही है, क्योंकि पूरे टाइम आपको यही बनाते रहना है। ठीक है, दिस इज माई वाई एक्सिस और ये रहा वाई डैश। तो पैराबोला कैसा बना है? एक्स पे लगा है स्क्वायर और वाई वाला टर्म पॉजिटिव है, मतलब ये एक अपवर्ड पैराबोला है। राइट, तो ठीक है, बना देते हैं। याद रखना ये सारे फिगर सिमेट्रिक बनते हैं। ओके, अच्छा बनाए क्या? ठीक है, चलो फिर लाइन है आपके पास 2y = 3x + 12। तो मैं जा रही हूँ 10th क्लास में, आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ। लाइन क्या है? 2y = 3x + 12। हमने बनाया वही बॉक्स, ये लिखा है x, ये लिखा है y। x को ले लो 0, तो y कितना आ रहा है? 6। फिर क्या करें? y को ले लेते हैं 0, तो x आ रहा है -4। सही है ना? पॉइंट चेक करें एक बार। 3x = -12, x = -4, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि लाइन कैसी बनती है। सो x 0 है तो y 6 है, मान लो यहाँ पे कहीं होगा। x -4 है तो y 0, यानी कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब मुझे ये ज्वाइन करना है, ऐसे इस तरीके से ये ज्वाइन होगा। ठीक है, आओ ज्वाइन करें जरा इसको। ये जब आपने लाइन ज्वाइन करी तो कुछ इस तरीके से जा रही है ना? थोड़ा फिगर अच्छे से बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो पैराबोला और ये रही लाइन। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है उसे लिख देती हूं मैं। लाइन की इक्वेशन थी आपकी 2y = 3x + 12 और ये पैराबोला कैसा था आपका? 4y = 3x²। राइट, तो हमने अभी तक इस क्वेश्चन में क्या किया? ये 4 था। सबसे पहले वो ही 3-4 काम है, कर्व की ट्रेसिंग। कर्व की ट्रेसिंग समझने के लिए हमने ये जाना कि हमारे पास एक पैराबोला है जो कि एक अपवर्ड पैराबोला है और साथ ही साथ ये लाइन है। लाइन बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में हमने बहुत सारी लाइन बनाई है। हमें पता है किस तरीके से पॉइंट निकालते हैं, प्लॉट करते हैं और उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। और पैराबोला ये रखा है आपके सामने, इसे ज्वाइन किया तो हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन ने बोला था कि उस रीजन का एरिया निकालना है। देखो कर्व ट्रेसिंग हो गई ना। अब जो सेकंड स्टेप है आपके इस क्वेश्चन में वो क्या होता है? शेडिंग। आपको शेड करना है कि किस रीजन का आपको एरिया निकालना है। राइट, कर्व ट्रेसिंग के बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? रीजन का आइडेंटिफिकेशन, कौन से रीजन का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप हमें उस रीजन का एरिया बताइए जो लाइन और पैराबोला के बीच में एनक्लोज्ड है। राइट, तो दिस इज पैराबोला और ये रही लाइन। तो पैराबोला और लाइन के बीच में तो क्या आएगा? वो आएगा ये वाला रीजन। तो दिस इज पैराबोला एंड लाइन के बीच वाला एरिया, यानी कि ये एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। क्या बोल रहा है ये? पैराबोला और लाइन के बीच का रीजन, तो वो यही है। इस रीजन का एरिया निकालना है। हमने स्टेप नंबर 2 कर लिया, हमने रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो स्टेप नंबर 3 है वो ये है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वहां से अब जल्दी से परपेंडिकुलर बनाओ। तो देखो ये है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मैंने बनाया परपेंडिकुलर। एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये बनाया मैंने परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर जब मैंने बनाए तो मैं क्या देख रही हूं कि ये इस रीजन से बाहर लाई कर रहे हैं।
तो जब आपके बाउंडेड रीजन से परपेंडिकुलर बाहर लाई करे तो आप एक फ्लो में यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करके इस पूरे रीजन का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो आप आसानी से यहां इंटीग्रेट करोगे और इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे? जब आपको इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएंगे, राइट? लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। आओ जरा लाइन एंड पैराबोला से ही बात करें अपन। सो लाइन क्या है? लाइन है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। आपका टारगेट क्या है अभी? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। सो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 और दूसरा क्या है? 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां से हम 2y निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे, ये 4y है, इसे मैं ऐसे लिख दूं 2y और ये लिखा है 2, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया नीचे यहाँ पे। तो इस 2y की जगह पे मैं इसे लिखने जा रही हूं, किसी को कोई परेशानी नहीं है मैम? ओके, सो दिस इज 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ओके, अब ये 2 है यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई मार दो इसको तो कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ तक सबने सॉल्व कर ही लिया होगा। हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, शिफ्ट किया और 0 के पास उस 2 को सेंड कर दिया। 3 बाहर कॉमन ले लो, 3 बाहर कॉमन लोगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। मैं इस एक्सप्रेशन में से 3 को बाहर कॉमन ले रही हूं, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करें? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सामने आए तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही किया जाता है। तो क्या मिलेगा आपको? देखो, दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 दे देगा, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 8 ही आएगा। कॉमन ले लो जल्दी से, कितना आ रहा है? x बाहर ले लो, x बाहर लिया तो दिस इज x माइनस 4, ओके, प्लस 2 बाहर ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो क्या मिल रहा है आपको? x का पॉइंट, x मिल रहा है एक माइनस 2 और एक x मिल रहा है 4। ठीक, आई होप यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, हमने x निकाल लिए। अच्छा सुनो, यहां पे हम इन कोऑर्डिनेट्स को निकालने निकले हैं ना, तो इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आया? -2, इसका कितना आया? 4 आया। ये बताओ, क्या मैं इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने में टाइम वेस्ट करूंगी? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट। मैं इस क्वेश्चन में डेफिनेटली वर्टिकल स्ट्रिप बनाने वाली हूं, तो मैं y के कोऑर्डिनेट्स क्यों ही निकालूं? जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला मेरा x -2 है तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, 0, ओके। और ये वाला x अगर 4 है तो इस पॉइंट पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4, 0, ठीक है। तो सिर्फ x के पॉइंट निकालेंगे, y के पॉइंट निकालने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर बना है दैट इज आउटसाइड द रीजन, उस शेडेड रीजन के बाहर है, इसका मतलब हम एक फ्लो में इसे इंटीग्रेट करेंगे। चलो आ जाओ जरा स्ट्रिप बनाए इसमें। तो आप लोगों ने कौन सी स्ट्रिप बनाई इस क्वेश्चन में? वर्टिकल, राइट। वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे हम लोग। देखो आप लोग, ये बनाई मैंने अपनी वर्टिकल स्ट्रिप, यहां अच्छे से विजिबल नहीं है तो लाओ इधर बना लेते हैं, ठीक है। कहीं भी बनाओ, बस बननी चाहिए। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये आसानी से यहां से लेके यहां तक घूम सकती है, मतलब -2 से 4 तक ये वर्टिकल स्ट्रिप आसानी से घूम सकती है। तो जब आप एरिया निकालेंगे इसका तो लिमिट क्या लगाएंगे? -2 से 4 तक, ठीक है। -2 से 4 तक आप इसकी लिमिट लगा देंगे। फिर क्या देख रहे हो आप लोग कि ये वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर किसे टच कर रही है? लाइन को, क्योंकि आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप के केस में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है। तो ये ऊपर किसे टच कर रही है? इस लाइन को। तो इस लाइन में से जरा y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अपर कर्व क्या है? लाइन। लोअर कर्व क्या है? पैराबोला। पैराबोला में से जरा y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 3x स्क्वायर बाई 4,
एंड दिस इज dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है वर्टिकल स्ट्रिप के केस में। ठीक है, यहां तक आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा, ऐसी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स थोड़ा सा वीक चैप्टर लग रहा है, कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मैंने पढ़ाया है उसे देखो, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके राइट, तो ये हमने क्या किया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दिया। अब तो बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो, आंसर आ गया। जो भी मुश्किल काम था ना वो बस यहां तक ही रहता है। राइट, ओके। सो अब डायरेक्ट आंसर देखो आप लोग कितना आ रहा है। सो एरिया इज इक्वल टू 3x/2, ये 2 को दोनों को दे दें क्या, यहां पे भी यहां पे भी, यहां दिया तो कितना बन गया 6। चलो इसे इंटीग्रेट करो, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये कितना बन गया 4। ठीक है, x²/2, 2 2 = 4, प्लस 6 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन -3x³ 4 × 3, क्योंकि x³ आएगा ना, तो 3 से 3 चला गया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज x³, और लिमिट कहां से कहां है, लिमिट आपकी -2 से लेके 4 तक है। कितना इजी इंटीग्रेशन था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन बिल्कुल टफ नहीं मिलेगा आपको। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, जरा पहले पूरे इक्वेशन में अपर लिमिट रखो, कौन है 4, तो दिस इज 3, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, माइनस नहीं प्लस, 6 4 = 24 माइनस 4 स्क्वायर, मैम 4³ आएगा ना, अरे 4³ आएगा, 1 4 से 1 4 चला गया तो 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, ये अपर कर्व हो गया, माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दी, माइनस करो, अब लोअर लिमिट क्या है -2 रख दो यहाँ पे, -2 यहाँ रखा तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से 4 चला गया यानी कि 3, -2 यहाँ रखो तो कितना 12, ओके, -2 यहां रखा तो कितना -8, और माइनस माइनस प्लस, तो 8/4, ये आया आपका लिमिट रखने पे। सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। सो 4 1 = 4, 4 = 16, 3 4 = 12, ये वाला एक्सप्रेशन कितना आया 12 आया। राइट, 4 1 = 4, 2 = 8, ठीक है, -12 + 2 -10, 3 - 10 -7, बाहर है तो +7। राइट, इतना हो गया। अब यहां देख लो, यहां देख लो कितना आ रहा है, दिस इज 12 - 16, 12 में से 16 गया -4, 24 - 4 20, 20 + 7 27, तो टोटल एरिया आ रहा है 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बेसिक सा प्लस माइनस है, जिसका 27 आ गया बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाओ, आपका आंसर एकदम ठीक है। राइट, क्या किया देख लो, प्लस माइनस ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है यार। 12 - 16 कितना देगा -4, 24 - 4 20, 20 + 7 27। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 27 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो पूरे वैरायटी ऑफ पैटर्न्स आपके सॉल्व होते जा रहे हैं टेस्ट पेपर के साथ, बहुत हेल्पफुल है ये सीरीज आपके लिए। राइट, सो क्वेश्चन 3 आंसर 27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या आंसर आया है। चलो Question 4. Find the area of the region bounded by the curve y² is equal to 4x and the line x equal to 3. बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन बेसिकली इस टेस्ट में वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की गई है जिससे आपका पूरा चैप्टर ना रिवाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन। तो इस पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया आपको हमें बताना है। तो सबसे पहला काम मैम कार्टेशियन प्लेन बनाना। ओके जी, तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बनाया। दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये रही मेरी एक्स डैश, ये रहा वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये रहा वाई एक्सिस नेगेटिव वाला। देखो इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये पैराबोला है, लेकिन आप लोग जानते हो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैसे डिफरेंट कर्व्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन है। एक वेरिएबल लीनियर है, दूसरा वेरिएबल पे अगर स्क्वायर लगा है मतलब डेफिनेटली ये पैराबोला है। ओके, y² is equal to 4x बोल रहा है ना, मतलब y एक्सेस को लेके आपको पैराबोला बनाना है। x पॉजिटिव है मतलब ये एक राइट वर्ड पैराबोला है, तो राइट डायरेक्शन ये रहा, ये बनाया हमने पैराबोला। अब देखो यार ये सिमेट्रिक बनना चाहिए, लग रहा है क्या सिमेट्रिक?
हाँ, काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज सिमेट्रिक, राइट। पैराबोला बनाओ, सर्कल बनाओ, इलिप्स बनाओ, ये सारे फिगर्स कैसे होते हैं, अगर उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है, दे आर सिमेट्रिक। तो ये कैसे है, सिमेट्रिक पैराबोला। बार बार बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ लॉजिक है उसके पीछे। उसके बाद क्या है, लाइन x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 लाइन कैसे बनाओगे, जानते हैं मैम, y एक्सिस से पैरेलल बनेगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 लाइन सपोज यहाँ पे है, तो इस तरीके से बनेगी वो, ठीक है। ये लाइन का नाम क्या है, इसे हटाओ, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू 3, और ये जो मेरा सिमेट्रिक पैराबोला है इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब y मैम g जैसा बनाते हो, चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ओके। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डायग्राम समझ में आ गया, कर्व की ट्रेसिंग हो गई। हाँ, अब जरा क्वेश्चन को रीड करो। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। कर्व और लाइन के बीच का एरिया चाहिए। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने कहीं नहीं बोला कि आपको उस रीजन का एरिया चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा आपका पैराबोला और ये रही लाइन। तो लाइन और पैराबोला के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। सही बात है, पैराबोला एंड लाइन के बीच में ये एरिया आ रहा है। क्वेश्चन ने हमें नहीं बोला कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही चाहिए, तो सिर्फ आप इतना निकाल के आए। जब मेंशन नहीं है अगर क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर जैसा फिगर है उसी फिगर का एरिया चाहिए, तो आपको उसी फिगर का एरिया चाहिए होता है जो आपका बन रहा है। आपको अपने मन से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी होती, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो चीजें कही थी कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया बताओ। तो हमने डायग्राम बनाया, हमने अपना दिमाग लगाया, दिस इज पैराबोला, ये रही लाइन, इनके बीच का एरिया यही है, तो इस एरिया को निकालना है। तो क्या मैम हम इसमें ऐसा काम करें कि दिस इज A1 एंड अच्छा दूसरे कलर से लिखते हैं अपन इसको, ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो इसमें ये काम करें क्या, ये वाला जो पूरा है ये A1 है और ये वाला पूरा A2 है। तो मैम पहले A1 एरिया निकाले, फिर A2 एरिया निकाले, टोटल एरिया के लिए उसे ऐड करें। नहीं, आपको ऐसा काम नहीं करना। स्टार्टिंग में क्या कह रही थी मैं आपसे कि फिगर कैसा है, सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर है, इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे जानते हो कि टोटल एरिया इस फिगर का क्या ही मिलेगा आपको। अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो टोटल एरिया है इस फिगर का दैट इज A, वो आएगा आपका A1 प्लस A2। लेकिन क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है तो आपका जो A1 एरिया है वो बराबर हो जाएगा A2 एरिया से। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जितना रीजन यहाँ पे है उतना ही रीजन यहाँ पे है। इसका मतलब ये दोनों का एरिया आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब ज्यादा इजी एरिया निकालना किसका होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का। तो यहाँ आप A2 को रिप्लेस कर दीजिए A1 से। तो अगर आपको टोटल एरिया चाहिए आपके फिगर का, तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपका A1 का एरिया है उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। सही बात है, बस इतना सा तो काम करना था इस क्वेश्चन में। तो सिमेट्रिक फिगर के क्वेश्चंस भी आप याद रखिएगा। फिगर अगर सिमेट्रिक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका जितना भी टाइम्स हो रहा है वो करो और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का एरिया निकाल लो, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, इतनी बातें कर ली, अब 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, राइट। क्या करें, वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। तो ये रही आपकी वर्टिकल स्ट्रिप। मुझे तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाना ही पसंद है, मोस्टली आप मुझे देखोगे पढ़ाते वक्त भी मैं वर्टिकल स्ट्रिप से ही क्वेश्चन बनाती हूँ, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बहुत इजी पड़ता है। ओके, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, और आप ज़्यादा फ्रेंडली और फेमिलियर वर्टिकल स्ट्रिप से ही होते हैं। ओके, सो ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई यहाँ पे। अब मुझे A1 का एरिया चाहिए ना, टोटल एरिया चाहिए मुझे तो। हाँ, तो टोटल एरिया क्या है, 2 टाइम्स ऑफ A1। तो वर्टिकल स्ट्रिप के केस में हम क्या जानते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अच्छा, ये पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट तो 0,0 है। ये वाला बताओ मैम, लाइन x इक्वल टू 3 गई है वहां से। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना 3,0 है, फिर तो डेफिनेटली मुझे इस क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप बनानी चाहिए, है ना। हाँ, तो मैं 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर दूंगी, क्योंकि मेरी ये वर्टिकल स्ट्रिप x एक्सिस पे यहां से यहां तक ही मूव कर सकती है। इस वर्टिकल स्ट्रिप ने ऊपर किस कर्व को टच किया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला को टच किया है। नीचे किसे टच किया है, x एक्सिस, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं,
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपर कर्व ही आएगा, क्योंकि लोअर कर्व तो आपका 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ a1, कहां से कहां घूमना है अपन को, 0 से 3 तक घूमना है। सो 0 से 3, a1 में अपर कर्व है पैराबोला, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, √4x। पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम A1 एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, तो वहां पे वो पॉजिटिव ही होगा, y एंड x। ओके, ठीक है, तो अपर कर्व में से y की वैल्यू निकाली √4x, लोअर कर्व में x एक्सिस है, वहां पे y की वैल्यू 0 होती है, तो अपर माइनस लोअर आपको मिला सिर्फ अपर कर्व। ओके, अब ये √4 यहाँ पे क्यों बैठा है, इसे बाहर लेके जाओ, रूट में से 4 बाहर आ सकता है तो 2 के रूप में आ जाएगा। और हमें क्या इंटीग्रेशन में कभी रूट पसंद है जो यहाँ बना दिया है, नहीं मैम बिल्कुल पसंद नहीं है, पावर बनाया जाता है, और वो 4 रूट में से बाहर आया तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन नहीं जानते क्या, क्यों नहीं जानते पूछो तो सही, चलो ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू 4 x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब डिवाइडेड बाय 3/2 कहाँ पसंद आएगा ऐसे, तो उल्टा घुमा के ले गए उसको और लिमिट 0 से 3 लगा दी। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसको हटाओ, ये 8 बनाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो। सो a इज इक्वल टू 8/3, अपर लिमिट क्या है 3, रखो यहाँ पे 3, तो क्या मिलेगा 3 टू द पावर 3/2 माइनस 0। अब ये 3 टू द पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 की पावर हाफ के रूप में लिख सकते हैं, सही बात है ना। देखो बेस सेम में पावर ऐड करो यही आएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 चला गया, सो टोटल एरिया क्या आ रहा है 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आया है आपके इस सवाल का जवाब। ठीक है, आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, चलो, सो 8√3 स्क्वायर यूनिट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही ज्यादा इजी था, फिगर सिमेट्रिक था, 2 टाइम्स हमने पहले ही कर दिया, 2 टाइम्स करने से पूरा रीजन का एरिया आ गया, पूरा लिखने का फॉर्मेट सब कुछ आपके सामने है। बहुत प्यार से करो इस चैप्टर को, आसानी से आप अपने 4 मार्क्स पूरे ले जाओगे। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक, उस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। ये समझ जाओगे ना तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में है क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। जो भी रीजन आएगा उस रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो आंसर मेरा आ रहा है अगर वो आपका आंसर आ रहा है, या जो आपका आ रहा है वही मेरा आ रहा है, तो अपन लोगों का आंसर ठीक है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, आप अपने आप को 4 मार्क्स के साथ साथ उसी क्वेश्चन में वेरी गुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक अच्छा खासा प्रॉमिसिंग क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सबसे पहले हम जरा इन इक्वालिटीज को देख रहे हैं ना, इन इक्वालिटीज हमारे सामने आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है। एलपीपी पढ़ा है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, टर्म 1 में आया था, पढ़ा है ना, उसी के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे यूज लेना है। मतलब मैम यहाँ पे ना एरिया कौन सा वाला होगा, कौन से रीजन की आपको शेडिंग करनी है, वो शेडिंग बताने का काम ये इनइक्वालिटीज करती है बस, बाकी सारी तो पूरी कहानी सेम टू सेम है। ठीक है, तो ठीक है, चलो थोड़ा सा हमें एलपीपी का यूज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और कुछ नहीं, बहुत अच्छे से देखते हैं इसका यूज। देखो जी, सो यहाँ पे थोड़ी सी इसको अपने स्टाइल में लिखते हैं अपन। क्या लिखा है इनने, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ऐसे ही लिखा है ना ये, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर y लेस देन इक्वल टू √3x, और उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस क्वेश्चन में, हमें इनइक्वालिटीज का यूज सिर्फ और सिर्फ शेडिंग करने में आएगा, बाकी इस पूरे क्वेश्चन को आप इक्वालिटी के रूप में चेंज करके ही सॉल्व करोगे। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये क्या है, दिस इज y इक्वल टू √3x। ठीक, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ओके अब हमें इक्वालिटी के रूप में दिख रहा है तो थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है। आप लोग जानते हो स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या होती है, कर्व ट्रेसिंग। तो आपको सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग करनी है। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए जरा इन्हें आइडेंटिफाई तो करो, ये दोनों है क्या। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन में याद करो कि x एंड y दोनों के कोएफिशिएंट 1 होते हैं और उनका स्क्वायर होता है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है या फिर 1 है, बोल दो सेम बोलेंगे हम, 1 नहीं बोलेंगे, ठीक है। दोनों के कोएफिशिएंट कैसे, सेम है। और यहाँ क्या लिखा है 4, ये कुछ और नहीं, ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये 4 को मैं कैसे लिख सकती हूं, इसे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूं, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये आपका सर्कल ही है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन है, जरा आइडेंटिफाई करो, y इक्वल टू एम एक्स, राइट। इसे जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, ये इस स्टाइल की लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमने दोनों कर्व को स्टडी कर लिया। अब हम जाएंगे अपने कार्टेशियन प्लेन के पास। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन के पास हम पहुंच गए हैं। ये आपकी x एक्सिस, ये x डैश, ये आपकी y एक्सिस और ये आपका y डैश। ओके, अब देखो क्या बनाना है, हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, ठीक है। अब ये जो सर्कल बनेगा ना, यहां पे सिमेट्रिक बनेगा, राइट। तो आप ये सर्कल देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा सिमेट्रिक बनाओ इसको, कैसे बनाएंगे हम, थोड़ा अच्छे से बनाओ, ठीक है। चलो मान लो ये सिमेट्रिक है, तो ये रहा आपका सर्कल। ओके, तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 2, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा 2,0 होगा, ठीक है। हमने अपना सर्कल बना के तैयार कर लिया। अब बारी है दूसरी लाइन की, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू √3x। तो बेसिकली ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ये गई आपकी स्ट्रेट लाइन। और यहां मैं अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देती हूं, y इज इक्वल टू √3x। और ये तो आपका सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन भी लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये सब कुछ तैयार है, फिगर बन गया। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से रीजन का एरिया चाहिए इन लोगों को, ठीक है। हमने फिगर तो बना लिया, सर्कल है डन, ड्रॉ कर लिया, लाइन है ड्रॉ कर लिया, समझ गए। अब लेकिन शेडिंग कहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, ये पूरी शेडिंग करें, क्या करें, इसमें कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इनइक्वालिटीज के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि y कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फाइंड करने के लिए कि कौन से रीजन की शेडिंग करना है, आप किसके पास जाएंगे, आप अपने इनइक्वालिटीज के पास जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, सो हम गए अपने इस इनइक्वालिटी के पास। ये क्या कह रही है कि y कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब आपको ये नीचे के डायरेक्शन में y से बात नहीं करनी, आपको सिर्फ ये ऊपर के डायरेक्शन में जो y है ना, उतने रीजन से ही बात करनी है। ओके जी, फिर क्या बोला इनने, अब इस लाइन को देखो। अब हमें ये सोचना है, चलो ठीक है, हम जो भी शेडिंग करने वाले हैं ये इतने ऊपर वाले हिस्से में ही रहना है, नीचे हमको जाना ही नहीं है, हमको कहाँ रहना है, पॉजिटिव y में रहना है। अब बात करते हैं लाइन से। अब देखो इस ऊपर के हिस्से में इस लाइन ने क्या किया है, एक ये वाला रीजन हमें दिया है और एक ये रीजन हमें दिया है ना। अब हमें ये कंफ्यूजन है कि शेडिंग यहाँ साइड करनी है या इस वाले साइड करनी है। तो इस कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा, आपकी ये लाइन। इस लाइन को देखो, y लेस देन इक्वल टू √3x है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, लाइन को ही देख रहे हैं। तो यहां पे आ जाओ आप लोग, लाइन कैसी है, y लेस देन इक्वल टू √3x। एक काम करो, जब आप LPP में मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, उस चैप्टर में जब आपने ये पढ़ा था ना, शेडिंग कैसे करते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एक ऐसा वाला भी फिगर आया था जब आपकी लाइन ओरिजिन से पास करती थी। तब मैंने आपको क्या कहा था, आप एक काम करो, यहाँ का कोई एक पॉइंट ले लो,
या फिर इधर का कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और उसको इस इनइक्वालिटी में डालो। अगर वो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो आपने जिस साइड वो पॉइंट लिया है ना, उस साइड आप शेडिंग कर देते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, याद आ रहा है? वही लॉजिक, वही काम हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ये पता करने के लिए कि शेडिंग इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। तो मैं एक काम करती हूं, मैंने यहां का एक पॉइंट उठाया, इस एक्स एक्सिस का मैंने एक पॉइंट उठाया। डाउट क्या है, शेडिंग एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है, यही डाउट है ना। तो मैंने एक्स एक्सिस का कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाया 1,0, ठीक है। 1,0 होगा ना यहाँ पे, दिस इज 2,0, तो 1,0 डेफिनेटली यहाँ एक पॉइंट होगा। 1,0 पॉइंट को मैं अपने इस इनइक्वालिटी में डाल रही हूँ, ठीक है। चलो इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इनइक्वालिटी क्या है कि y लेस देन इक्वल टू √3x है। हमें कंफ्यूजन ये है कि शेडिंग x एक्सिस की तरफ है या y एक्सिस की तरफ है। तो मैंने x एक्सिस वाले पॉइंट साइड से एक पॉइंट उठाया 1,0। यहां सब्स्टिट्यूट करो, y क्या है 0, x क्या है 1, तो दिस इज √3। x इंटू मतलब 1 इंटू √3 तो आपको क्या दिख रहा है कि √3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सच है? क्या √3 0 से बड़ी होती है? जी हाँ, ये ट्रू है। हमने x एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट लिया, इस इनइक्वालिटी में डाला और वो ट्रू हो गया। इसका मतलब शेडिंग कहाँ करनी है? इसका मतलब शेडिंग हमें करनी है टुवर्ड्स x एक्सिस, जहां से आपने पॉइंट लिया है उस तरफ आपको शेडिंग करनी है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम एक बार y एक्सिस का पॉइंट लेके बताओ ना। चलो ठीक है, एक बार y एक्सिस का पॉइंट लेके देखते हैं अपन, ठीक। तो सपोज मैंने 0,1 लिया, यहाँ पे 0,1 पॉइंट होगा। 0,1 सपोज मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे, क्या ये ट्रू हो रहा है? अगर ट्रू हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो समस्या हो जाएगी, है ना। शेडिंग दोनों तरफ ट्रू कैसे हो सकती है? चलो चेक करके देखते हैं। y मैंने 0,1 लिया, यहाँ रखो, y क्या है 1, x क्या है 0। अरे ये क्या कह रहा है कि 1 0 से छोटा है? ऐसे थोड़ी होता है, 1 कहाँ होता है 0 से छोटा है, ये तो फॉल्स है। फॉल्स है, याद करो, फॉल्स में a आता है, क्या सिखाया था? a आ रहा है तो अवे, ट्रू में t आता है तो टुवर्ड्स, ठीक है। आई होप थोड़ी सी आपको एलपीपी या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की याद आ गई होगी। तो यही लॉजिक हमने यहाँ लगाया। हमने क्या पाया कि ये जो लाइन है इसकी शेडिंग कहाँ हो रही है? एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है, यानी कि इस वाले रीजन में कहीं हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं शेडिंग करने वाले हो, पर सवाल ये उठता है, किसने बोला कि शेडिंग सिर्फ इतने के अंदर ही आएगी, बाहर नहीं आ सकती क्या? बाहर भी तो आ सकती है ना। बाउंडेड है, कैसा फिगर है हमें क्या पता। ये शेडिंग बाहर की तरफ भी तो हो सकती है। तो इस पे ब्रेक किसने लगाया? इस पे ब्रेक लगाया सर्कल की इक्वेशन ने। सर्कल की इक्वेशन ने क्या कहा कि देखो x² + y² लेस देन इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि जो भी शेडिंग आप करेंगे वो इस सर्कल के अंदर करेंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर शेडिंग होगी, यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये पूरा रीजन आएगा सर्कल का, ठीक है। दिस पूरा रीजन सर्कल के अंदर की शेडिंग है, ठीक है। चाहो तो एक काम करो, 0,0 रख के देख लो क्या आ रहा है। x और y 0 0 लिया तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? जी हाँ, ट्रू। इसका मतलब क्या है कि शेडिंग आपके इस पूरे सर्कल के अंदर की करनी है। तो फिर मैम एरिया कौन सा निकालना है? एरिया उस रीजन का निकालना है जो दोनों का कॉमन पॉइंट आया है, जिसमें शेडिंग दोनों की कॉमन हुई है। कौन सा है वो रीजन? ये है वो रीजन, ठीक है। तो आपको किस रीजन का एरिया फाइंड करना है? आपको इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये जो मैंने डॉट 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 बनाए हैं, ये सिर्फ इसे बता रहे हैं कि आपको सर्कल के अंदर का एरिया लेना था। लेकिन कौन सा एरिया? जो दोनों में कॉमन आए। तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? दोनों में कॉमन ये वाला रीजन आ रहा है, ठीक है। तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है बस। इस क्वेश्चन में ये था एक नया कंसेप्ट। आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फटाक सीधे इसका आंसर बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमने शेडिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ समझ गए। अब हम क्या करेंगे? हम ये देख रहे हैं कि इस रीजन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर गिराओ,
ये रहा परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, जब भी परपेंडिकुलर आपके उस रीजन के अंदर गिर जाए ना तो समस्या की बात है। आप एक फ्लो में एरिया नहीं निकाल सकते, आपको पहले यहां से यहां तक का एरिया निकालना होगा, फिर यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना होगा। तो इसे मैं कह देती हूं कि ये आपका A1 है और इसे मैं कह रही हूं ये आपका A2 रीजन है। ओके, हमें चाहिए टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कैसे मिलेगा, ये कहानी आई होप आप सब समझ चुके हैं, मैं इसे हटा रही हूं। टोटल एरिया हमें मिलेगा A1 प्लस A2 से। तो सबसे पहले चलो A1 से बात करें। उससे पहले आपको क्या चाहिए, उससे पहले आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तभी तो बात कर पाओगे A1 से। अरे मतलब क्वेश्चन लेंदी है। हाँ, तो अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा तभी इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा। देखो y वाला मैं आपको बता देती हूँ, इतनी बुरी नहीं हूं मैं, x वाला आप मुझे बता देंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, सॉल्व करके निकालो। चलो आ जाओ, मेहनत करें साथ में। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दूसरी क्या थी, y इज इक्वल टू √3x। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का ही है, इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब y की वैल्यू यहां रखो आप लोग। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये तो बहुत सही है। x की वैल्यू आ रही है 1। मैम प्लस माइनस आएगी ना, कहाँ हो आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा ना सब कुछ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y से तो हमें मतलब था ही नहीं, हमें तो सिर्फ x चाहिए था। ठीक है, मतलब इसका हमें 1 मिला है। y वाला क्या है मुझे नहीं पता, आप निकाल के लिख लेना, मैं तो नहीं बता रही उसको। मुझे तो 1 मिल गया, मतलब ये है 1,0, काम हो गया अपना। ओके ठीक है जी। अब हम A1 और A2 का एरिया निकाल सकते हैं। तो A1 के एरिया के लिए मैंने बनाया ऑफ कोर्स मोस्ट फेवरेट वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप बनाई। ये वर्टिकल स्ट्रिप 0 से लेके 1 तक घूम सकती है। ये परपेंडिकुलर विजिबल है ना आप लोगों को, चेक करो एक बार, बिल्कुल विजिबल होगा। ठीक है, तो A1 का एरिया क्या है, यहां से लेके यहां तक, राइट। वर्टिकल स्ट्रिप बना दी मैंने, कहां से कहां घूम सकती है ये, 0 से 1 तक घूम सकती है, तभी तो चाहिए था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अपर कर्व क्या है इसमें, लाइन। लोअर कर्व क्या है, एक्स एक्सिस। अच्छी बात है, जब भी वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रखा जाता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, √3x। इस x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। तो हमें जो A1 एरिया चाहिए दैट इज फ्रॉम 0 to 1 और √3x dx। क्या किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, नहीं है मैम, आंसर बताओ। चलो ठीक है, अब A2 पे आ जाओ। A2 के लिए अब क्या करेंगे मैम, हम फिर से द मोस्ट फेवरेट वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। अच्छा ठीक है, बना लो। तो ये रही आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, जरा चेक तो करो। ये वर्टिकल स्ट्रिप इस A2 के केस में, ये है आपका A2 है ना, इस A2 रीजन के केस में वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर किसे टच कर रही है, सर्कल को। मतलब सर्कल में से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आओ जरा यही निकाल लें। सो y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस तो नहीं आएगा ना, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना। ठीक है, सो ये क्या है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। A2 के केस में वर्टिकल स्ट्रिप सर्कल को टच कर रही है ऊपर और नीचे टच कर रही है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। अपर माइनस लोअर करते हैं, अपर कर्व इज सर्कल, लोअर कर्व इज एक्स एक्सिस, मतलब सर्कल माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि A2 आ रहा है 1 से 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि ऊपर सर्कल है, नीचे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो सर्कल माइनस 0 गिव्स यू सर्कल की इक्वेशन ओनली। ठीक है, इसे हटा दे। चलो जल्दी से इंटीग्रेट करें, जितने भी मुश्किल काम थे वो हो चुके हैं पूरे। आओ, √3 बाहर आया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, चिल्ला के बोलो, एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। कितना, √3। अपर लिमिट क्या है, 1, सो 1/2। लोअर लिमिट क्या है, 0, तो मत रखो। कितना आ रहा है A1 एरिया, √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई समस्या नहीं है मैम। ठीक है, A2 पे आ जाओ। इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाँ बताओ। इसका एरिया फॉर्मूला लगा होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है वो फॉर्मूला, चलो उसे भी लिख, जो भी फॉर्मूलेज यूज हुए ना आप लोग लिखेंगे उसे। तो हम लोग जानते हैं
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई टू, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है आगे, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बताओ तो सही, सही लिखा है कि नहीं, यही है फॉर्मूला। याद करने के लिए कहा था मैंने आप लोग को इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मूले से होने वाले हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी मिला आपको इस टेस्ट में, ठीक है। सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस फॉर्मूले को जरा लगा दें हम यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो 2 का स्क्वायर, ओके। एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस ए स्क्वायर बाई टू 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए को 4 मत लिख देना, 2 है, 1 से 2 तक आप जा रहे हो। आई होप फॉर्मूला हमने सही लिखा है और आप लोगों ने भी मुझे यही बताया हो, मैंने इसे हटा दिया। अगर फॉर्मूला लिखा है तो खुश हो सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ रहा है a2, अपर लिमिट क्या है 2, 2 रखोगे यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 2 बाई टू 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो आगे लिखा है 4 बाई टू, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड दिस इज पाई बाई 2, ओके। सबसे पहले अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट 2 थी, यहाँ रखा 2 का स्क्वायर 4, ये चला गया, 2 बाई टू 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 इंटू 2, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1, रखो ध्यान से, 1 बाई टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, साइन के टेबल में हाफ कब आता है, हाफ मतलब 30, 30 मतलब पाई बाई 6 है ना, 1 रखा तो साइन इनवर्स हाफ, हाफ कब आता है, पाई बाई 6 पे आता है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको, 2 1 जा 2 3 जा, ये ब्रैकेट खोल दे तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये 2 से 2 चला गया, पाई माइनस पाई बाई 3, इनको जरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैसे लिखेंगे हम, a2 आ रहा है पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, कितना आया 2 पाई बाई 3 माइनस 3 रूट 3 बाई 2, ये तो a2 का एरिया है, हमें तो टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया कैसे मिलेगा, टोटल एरिया आपको मिलेगा a1 प्लस a2 करके, सो a1 कितना आया था, a1 कितना आया था रूट 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका a1 है, रूट 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स प्लस a2 कितना आया, a2 कितना आया 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, सो प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, और ये क्या हो गया, रूट 3 बाई 2 से रूट 3 बाई 2 चला गया, तो टोटल एरिया 2 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स आया। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया इस क्वेश्चन में? तो अगर यही पूरा काम आपने किया था, ये इतनी सारी बातें आपने सोच ली थी, तो इस क्वेश्चन में आप अपने आप को डेफिनेटली 4 मार्क्स देंगे और मेरी तरफ से एक वेरी गुड भी देंगे आप लोग, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, आई होप आप सबसे बना होगा, आपने आसानी से सॉल्व किया होगा, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, एक बार पूरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिनसे नहीं बना पूरा एक्सप्लेनेशन था, एक बार फिर ट्राई करना, ठीक है, फिर ट्राई करना, फिर बन जाए तो सिर्फ गुड देना अपने आप को। तो एक बार पूरी स्टेप्स देख लो आप लोग इस क्वेश्चन में, कैसे लिखा आपने, ऐसे गए a1 a2 का एरिया निकाला, इसके बाद बिल्कुल आप लोग स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें जो भी आपका टोटल आंसर आया है, ठीक है। तो किसी को भी परेशानी थी, सो आई होप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपने कुछ नया सीखा और वो परेशानी भी आपकी दूर हो गई, राइट। एक बार ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की, जिनसे नहीं बना, एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क भी दे रही हूँ, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में, आई थिंक उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है एक, वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना मुझे कितना आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, आपको एक छोटे से रीजन का एरिया चाहिए,
जो बाउंडेड है बाय द इलिप्स एंड द लाइन। एक इलिप्स और लाइन के बीच में एक छोटा सा कुछ एरिया होगा, उस छोटे से एरिया का कितना आंसर आ रहा है ये बता दो। तो ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो भाई ये होगा, ये आइडेंटिफाई करना कि ये इलिप्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो इसे कैसे पता करते थे आप लोग? याद करो, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए आप अपने इलिप्स को। कैसी बनेगी ये फिर? एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप ऐसे ही लिखेंगे। आप क्या देख सकते हैं कि 3 बड़ा है 2 से और 3 किसके नीचे है? x के नीचे। मतलब डेफिनेटली ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होने वाली है। ठीक है, तो फिर आप गए होंगे इतना अपने आप से बातें करके ये समझ के कि इलिप्स हमें वर्टिकल बनानी है या हॉरिजॉन्टल, तो ये आपको इससे पता चल जाता है। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही पता किया होगा। फिर आपने डेफिनेटली यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाया होगा। फिगर बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल इलिप्स नहीं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स थे और आप वर्टिकल बना के क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ओके, तो इलिप्स है। ठीक, इलिप्स बनाए हम यहाँ पे सबसे पहले। अब इलिप्स बना रही हूं मैं, तो जरा ध्यान देना कैसी बन रही है ये इलिप्स। एक सिमेट्रिक इलिप्स बनेगी। ठीक है, एक सिमेट्रिक इलिप्स होनी चाहिए ये। थोड़ा और एक बार ट्राई करते हैं इसको अच्छा बनाने की। दिस इज वाई डैश। ओके, छोटी सी बनाते हैं अपन लोग। यहाँ पे परेशानी हो गई। कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी इलिप्स है, काफी अच्छी है, सिमेट्रिक इलिप्स है ये। ओके, जितना रीजन यहाँ है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे और उतना ही यहाँ पे। ये इलिप्स एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। आई होप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये टेस्ट में तो किसी को परेशानी नहीं होगी ऐसी। राइट, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे आप लोग? 0,0। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या लिया आप लोगों ने? बताइए जरा। x के पास क्या है? 3, तो 3,0। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या लेंगे आप लोग? 0,2। यहां तक किसी को परेशानी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्यों है, क्या ये सवाल है आप लोगों का? तो सुनो, ये जो आपकी इलिप्स थी ना, आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब इस तरीके से, 9 का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। ऐसे लिखा। फिर जरा आप चेक करो, 3 बड़ा है कि 2? 3 बड़ा है। 3 किसके नीचे है? x के नीचे। मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ओके, ये क्या होगा? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,0। ठीक है, क्योंकि x के नीचे 3 है ना, तो दिस इज 3,0। y के नीचे क्या है? 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,2 होगा। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते थे हमने लिख दिया। ओके, इसका काम खत्म। अब बात करते हैं उस लाइन की। उस लाइन को कैसे बनाना है, तो सुनो जरा आप लोग। ये जो लाइन है आपकी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। आप चाहे तो यहाँ पे 10th वाला मेथड यूज करके इसे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर जो आप 11th में सीख कर आए हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको पता है x के नीचे 3 है, मतलब ये जो लाइन है ना, x एक्सिस को 3 पे कट कर रही है और y एक्सिस को कहाँ पे? 0,2, मतलब 2 वाले कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, 0,2 पे। तो इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे दैट इज 3,0 एंड 0,2। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ पे जो इलिप्स के पॉइंट है और जो लाइन के पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमें पता है कि लाइन के पॉइंट भी यही है, 0, 2 एंड 3,0। तो इन्हें आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये मैंने डिस्कस किया है पूरा कंसेप्ट जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर पढ़ाया है। इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब x को 3 पे कट कर रही है ये लाइन और y को 2 पे कट कर रही है। हमें लाइन बनानी है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। कौन से रीजन का एरिया चाहिए? क्वेश्चन ने बोला है स्मॉलर रीजन का, जो आपके इलिप्स और लाइन के बीच में हो। तो देखो ये तो बड़ा रीजन है, स्मॉलर रीजन क्या है? ये वाला। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको इस रीजन का एरिया फाइंड करना है बस। ठीक है, तो क्या करें? वर्टिकल स्ट्रिप भी बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने भी वर्टिकल स्ट्रिप बनाया होगा। ये रही वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, हमारे पास लिमिट्स भी हैं, आप देख सकते हो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करेंगे। x आपका 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप इतने में ही मूव कर सकती है। ओके जी, चलो एरिया फाइंड करते हैं इसका टोटल अपन। सो एरिया इज इक्वल टू 0
से 3 आप गए होंगे। ये वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर किसे टच कर रही है, इलिप्स को। तो इस इलिप्स से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो आओ जरा पहले यहाँ पे ऊपर इलिप्स को टच कर रही है, y की वैल्यू निकाले अपन। तो कितनी आएगी देखना, y स्क्वायर बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, यानी कि क्या बनेगा ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। ये 4 आपका ऊपर चला गया तो ये क्या बना 4 बाय 9 और ये कुछ इस तरीके का आया। ये y स्क्वायर है, अंडर रूट बनाया होगा आप लोगों ने, तो क्या बनेगा ये अंडर रूट जब यहाँ आया तो दिस इज 2 बाई 3 और ये गया यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है, सबने कर ली होगी। ओके, अब इस लाइन को देखो आप लोग, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ऊपर तो इसे इलिप्स को टच कर रही है, नीचे किसे टच कर रही है, ये लाइन को। तो इस लाइन में से भी आप y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी लाइन में से, y बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, 3 गया ऊपर, सो y बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 3, ये 2 आया ऊपर, सो y इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3 माइनस एक्स। ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो यहां लिख देती हूं मैं y इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3 माइनस एक्स। ओके, यहां तक सब ठीक है। तो हमने फिगर बना दिया, इसमें इलिप्स बनाया, लाइन बनाया, लाइन का 11th का कंसेप्ट यूज कर लिया, वो याद नहीं तो 10th के मेथड से करोगे तब भी यही कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे आप आसानी से। ओके, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, ऊपर टच कर रही है इलिप्स को, इलिप्स में से y की वैल्यू निकाली, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नीचे लाइन थी, लाइन में से y की वैल्यू निकाली तो ये आई, ठीक है। क्या करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप के केस में, जल्दी बोलो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व क्या है, इलिप्स, y की वैल्यू रखो 2 बाई 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व क्या है, लाइन, मतलब 2 बाई 3 3 माइनस एक्स, और आप इसे x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हो। दोनों में से 2 बाई 3 आपने बाहर निकाला होगा 100%, 2 बाई 3 बाहर गया, 0 से 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको और इसको, ठीक है। या फिर एक काम करो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, एक साथ ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ इंटीग्रेट करो। तो दिस इज ब्रैकेट 9 को 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख सकती हूँ। दिस इज माइनस 3 प्लस एक्स और ये रहा आपका dx। इतनी स्टेप को जरा देखो और बताओ कोई परेशानी किसी को। क्या किया मैंने, 2 बाई 3 कॉमन ले लिया, दोनों के पास है, ये ब्रैकेट बनाया, ये माइनस को ओपन किया तो इनके साइन बदल गए। इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 2 सेकंड में इंटीग्रेट करके आंसर बताते हैं क्या आ रहा है। ओके चलो, सो हमारे पास a आया था 2 बाई 3, हम इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से 3, हमारे पास था 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या था आपके पास माइनस 3 प्लस एक्स, ये टर्म्स थे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। सो a इज इक्वल टू 2 बाई 3 क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, जोर से बोलो क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। स्क्वायर की जगह पे 9 लिखती हूँ, a की जगह पे 3 लिखती हूँ मैं, ठीक है। 3 का इंटीग्रेशन 0 मत बोलना, x है माइनस 3x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ घूम रहे हो, 0 से 3 तक घूम रहे हैं मैम, ठीक है जी। रखो अपर लिमिट, माइनस करके रखो लोअर लिमिट, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 2 बाई 3, तुम बाहर ही बैठो, अपर लिमिट क्या है 3, रखो यहाँ पे 3, ये पूरा 0, यहाँ रखो 3, 3 बाई 3 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, आगे क्या लिखा है 9 बाई 2 और साथ में पाई बाई 2, ओके। माइनस अपर लिमिट रखो, 3 3 6 मत लिखना, 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो 9 बाई 2, अभी सिर्फ अपर लिमिट रखा है, माइनस करके लोअर लिमिट रखिए 0, तो ये सब 0 ही हो जाएंगे, तो मत रखो, इतना कुछ आ रहा है। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा 2 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 9, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इसे सॉल्व करके माइनस 9 बाई 2, ठीक है। अब क्या करें, एक काम करो ना, ये 9 बाई 2 भी बाहर कॉमन ले लो। सो a इज इक्वल टू 2 बाई 3
9/2 बाहर लिया, ठीक, दिस इज π/2 -1, एलसीएम ले लें, ये ऊपर जाएगा 2, ठीक है, एलसीएम लिया तो दिस इज π - 2/2, यहां से 2 से 2 चला गया, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके 3 मिला। थोड़ा और अच्छे से लिखें, इस 2 को बाहर लेके आए, सो दिस इज 3/2, ब्रैकेट बनाओ π - 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका सेम टू सेम ये आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके और आ सकता है ऐसा आंसर, तो भी आप अपने आप को फुल मार्क्स दे दीजिए। अगर आपने यहाँ रोका या फिर यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके रोक दिया था तब भी ठीक है, ओके। वैसे अगर देखा जाए तो फाइनल आंसर क्या है, 3/2 π - 2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट, ओके। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है, आप खुद ही देख सकते हो। बस आपको कितनी बातें याद थी, क्योंकि हमने काफी समय पहले पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो कितनी चीजें आपको याद थी, बस उसका ही एक चेक था, ये आपका नॉलेज चेक था कि आप कितना रिटेन कर पाते हो जो चीजें हमने पढ़ी है, ओके। सो आई होप मैं आगे चल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो एक बार इसका आंसर फिर देख लीजिए, दैट इज 3/2 π - 2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। चलो अब आपके टेस्ट पेपर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, वो आखिरी क्वेश्चन कितने लोगों से बना। वो क्वेश्चन भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व किया है 4 on 4 मार्क्स देके वेरी गुड लिख देना, अगर आपका मेरा आंसर सेम आता है तो। इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग कह रहे हैं आप लोगों से कि इंटीग्रेशन का उपयोग करें एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच। वो तो हम वैसे भी बनाते, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, अच्छा मॉड आ गया है, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। चलो बनाते हैं इस फिगर को। देखो x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 0, ये सब बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इस कर्व को। और आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमें इसमें भी कोई टेंशन नहीं आई, क्योंकि आपके जो टेस्ट का पहला क्वेश्चन था ना, वो भी मॉड वाला क्वेश्चन था। मॉड वाला था क्या, हाँ, और ये वाला क्वेश्चन भी मॉड वाला है, हमें पता है मॉड के साथ कैसे खेलते हैं। चलो ठीक है, तो आपके पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1। तो देखो मैम क्या करना है हम आपको बता देते हैं, ठीक है जी, बताओ जरा। दिस इज 1, ठीक है। अब सुनो, ये जो मॉड x प्लस 1 है ना, जो मॉड होता है बेसिकली वो 2 नेचर शो करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसकी तरह वो ओपन होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ये मॉड x प्लस 1 है, अगर आप इसे मैम पॉजिटिवली ओपन करना चाहते हो, मतलब ऐसा लिखना चाहते हो, तो ऐसा आप तभी लिख सकते हो जब आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा हो। यही कह रहे हो, मॉड x प्लस 1 हम x प्लस 1 लिखेंगे कब, जब आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा हो। मतलब अगर थोड़ा अच्छे से कहें, ये हम तभी लिख सकते हैं जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहा हो, तब आप अपने इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख दें क्या, 1 + 1 2 कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। सो दिस इज x प्लस 2। कब, जब ये ऐसा कंडीशन होल्ड करे तब ये फंक्शन ऐसा रूप ले लेता है। अगर मैम आप अपने इस मॉड को नेगेटिव की तरह ओपन करोगे, कब, जब आपका x लेस देन -1 हो। क्या ये कंडीशंस आप लोगों ने बना ली थी इस क्वेश्चन में? इन कंडीशंस को बनाने में अगर दिक्कत नहीं है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड कैसे ओपन होता है। दिस मॉड x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव x प्लस 1 जब आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, तब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। आपका मॉड x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 की तरह ओपन होगा जब आपका x प्लस 1 लेस देन 0 हो, मतलब जब आपका x लेस देन -1 हो, तो मेरा फंक्शन ऐसे नेगेटिव की तरह ओपन होगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि +1 -1 जा रहा है, उसे हटा दीजिए तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा -x बनता है। अब ये जो पॉइंट आया है ना -1, ये बहुत काम का पॉइंट है। इसी पॉइंट की हेल्प से आप कर्व ट्रेसिंग करोगे। देखो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं अपन, ओके, बहुत ध्यान से इस कर्व को देखना। दिस इज x एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये y एक्सिस,
और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो फिगर बनेगा, ये वाला जो कर्व बनेगा ना, उसका आपको ब्रेकिंग पॉइंट क्या लेना है, -1। तो -1 आप ना यहां मार्क कर लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये फिगर कि जब भी आप x को -1 या -1 से बड़ा लेते हो, यानी कि राइट हैंड साइड जाने की कोशिश करते हो, तब आपको y की वैल्यू x+2 लेनी है, ठीक है। आओ समझो, y की वैल्यू आप लोग x+2 लेंगे जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। तो हम जरा यहाँ पे वही 10th वाला सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर x मैंने -1 ले लिया, ठीक है, तो y मुझे क्या मिलेगा, रखो यहाँ पे -1 + 2 मतलब कि 1। ओके, x -1 से बड़ा लेना है। अगर मैंने x 0 ले लिया, ठीक है, 0 बड़ा है ना -1 से, 0 लिया तो y क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस वाले फंक्शन को प्लॉट करने के लिए मैंने ये 10th वाला मेथड यूज किया, इस कंडीशन को समझा, इस कंडीशन के हिसाब से ही x के पॉइंट डाले, तो मुझे y मिल गया। तो पहला पॉइंट क्या मिला, -1,1। तो -1,1 यहाँ पे कहीं होगा सपोज, ठीक है। 0,2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर मेरा जा रहा है लाइन, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक। तो ये आगे मेरी पहली लाइन जिसका नाम है y = x+2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब इसकी प्लॉटिंग खत्म, इसको हटाते हैं, दूसरी लाइन पकड़ते हैं अपन। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है y = -x। लेकिन ये y आपका -x कब बनता है, जब आपका x < हो, यानी वही 10th वाला काम करो, चलो आ जाओ, x -1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो x आप -2 ले लो। x अगर आपने -2 ले लिया तो y आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सही है। x आपको -1 से छोटे लेने हैं, अगर आपने x -3 ले लिया तो y आपको क्या मिलेगा, +3। तो इस वाली लाइन के लिए भी आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। क्या है वो कोऑर्डिनेट्स, -2,2। सो -2,2 यहां कहीं आएगा, ठीक है। -3,3 यहां कहीं आ रहा होगा, ओके। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए हम ऐसे इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कुछ बन रहा है फिगर, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया, लेकिन ठीक है, रफ फिगर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी लाइन है और इस दूसरी लाइन का नाम क्या है, y = -x, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन, क्योंकि आगे कुछ काम है इसका। ये फिगर कुछ इस टाइप का बना, आपने अभी इन लाइंस को बनाया, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक है, चलो। तो मैं इसे भी हटा सकती हूँ, ओके। अब थोड़ा इसे शिफ्ट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, चलो इसे शिफ्ट करते हैं अपन। तो हमारे पास क्या था, ये y = 1 प्लस, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 1 + mod x+1, और ये कितना आया, ये आया था हमारा x+2। कब, जब हमारा x ग्रेटर देन -1 था, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये था -x जब हमारा x लेस देन -1 था, ठीक है। फंक्शन को थोड़ा छोटा किया क्योंकि डायग्राम अभी यहाँ पे और बनेगा। इतनी बातें ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x = -3। तो ये वाला पॉइंट भी तो था -3 वाला, है ना। ये क्या था, -3,3। ये क्या कह रहा है, x = -3। x = -3 कैसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे एक वर्टिकल लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये कौन है, ये है आपका -3,0, या फिर मैं ये कहूँ दिस इज माई x = -3 लाइन, ओके। नेक्स्ट लाइन क्या है, x = 3। x = 3 यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इससे, 3,0, और लाइन क्या है आपकी, x = 3 एंड y = 0। y = 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है, ये वाली x एक्सिस। अब सुनो, इस क्वेश्चन में आपको उस रीजन का एरिया निकालना है जो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में है, ठीक है। मतलब उस रीजन का एरिया निकालो जो इस कर्व के बीच में है, इस लाइन के बीच में है, और y = 0
यानी कि एक्स एक्सिस के बीच में है। तो जो एरिया आपके सामने आ रहा है वो ये है, चेक करो एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि y इक्वल टू जो ये -1 है ना, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहां से नेचर बदल रहा है कर्व का। जब -1 तक पहुंच रहे थे तब कर्व ऐसा था, -1 क्रॉस करने के बाद नेचर ऐसा हो गया, नेचर बदला है कर्व का। तो आपको यहाँ पे ना एक फ्लो में इंटीग्रेशन करके आंसर नहीं मिलेगा कि आप -3 से 3 इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा, नहीं, कर्व का नेचर बदला है। तो आपको अपने इस पूरे रीजन का एरिया ना 2 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। आप इसे A1 कहिए, इस फिगर को A2 कहिए, फिर उन्हें ऐड करना, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहां से नेचर बदला है, एक फ्लो में इंटीग्रेट करके गलती ना करें, ओके। -3 से -1 इंटीग्रेट करना, फिर -1 से 3 इंटीग्रेट करके ऐड कर देना, ठीक है। y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होती है, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां पे अब हम बनाएंगे अपनी स्ट्रिप्स। तो मैंने इसके लिए बनाया वर्टिकल स्ट्रिप, आप लोग जानते ही हैं, और इस यहां से लेके यहां तक के रीजन के लिए भी हमने क्या बनाया, वर्टिकल स्ट्रिप। ये रही आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, ओके जी। दिस इज, ये जो पूरा रीजन है ये वाला, इसे हम A1 कह रहे हैं, और इस पूरे रीजन को हम लोग A2 कह रहे हैं। ऐसा फिगर आपने बनाया है तो आपका आंसर भी आएगा फिर, ओके। चलो, तो जो टोटल एरिया होगा आपका इस क्वेश्चन में, टोटल एरिया दैट विल बी A1 प्लस A2। किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं इस बात पे। चलो जी, A1 क्या है आपका, A1 है आपका यहां से लेके यहां तक का रीजन, मतलब -3 से -1। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे -3 से -1। वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर किसे टच कर रही है, ऊपर ये टच कर रही है y इक्वल टू -x को, तो दिस इज -x। नीचे किसे टच कर रही है, x एक्सेस को, और x एक्सेस पे y क्या होता है, 0। तो ऊपर माइनस नीचे करते हैं तो आपको सिर्फ ऊपर वाला रीजन ही मिल पा रहा है, ओके। सो दिस इज -x dx। इंटीग्रेट कर दें इसको, यही इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दिस इज -x²/2, ओके। और लिमिट कहां से कहां है, लिमिट है -3 से -1, राइट। लिमिट रखें, सबसे पहले अपर लिमिट, तो कितना आ रहा है, ये माइनस ऑलरेडी है, अपर लिमिट -1 का स्क्वायर 1, सो 1/2 अपर लिमिट। फिर बीच में आता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या, प्लस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -3, रखो -3 का स्क्वायर 9/2। इसे जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 8/2, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका A1 का एरिया आया, मतलब इतने रीजन का एरिया आया, ठीक है। दोनों के एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 9 में से 1 गया 8/2 मतलब 4, तो A1 का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब बारी है A2 के एरिया फाइंड करने की, मतलब इस रीजन का एरिया फाइंड करने की। चलो आ जाओ, A2 का एरिया निकालते हैं अपन। सो A2 का एरिया कहां से कहां घूम रहे हो, -1 से 3 तक, राइट। सो -1 से 3, अपर कर्व क्या है, अपर कर्व है ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू x प्लस 2, रखो। लोअर कर्व क्या था उसके लिए, x एक्सेस, वहां पे y 0 होता है तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। करो जरा इसे इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, कहां से कहां, -1 से 3, रखो तो जरा लिमिट। A2 कितना आ रहा है, 3 रखो, सो दिस इज 9/2 प्लस 6 अपर लिमिट, बीच में माइनस लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर मतलब 1/2 -2। इस तरीके से कुछ आया। ब्रैकेट ओपन कर दें अपन, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हटेगा, माइनस बनेगा, ये प्लस बन जाएगा, ओके। तो कितना मिल रहा है, 9 - 1 8/2 मतलब 4। तो A2 एरिया हमें मिल रहा है 4, इन दोनों को ऐड करके, +6 + 2 +6 + 2 यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट्स। यह आपका A2 का एरिया आया। हमें तो टोटल एरिया चाहिए,
सो टोटल एरिया क्या आएगा आप लोगों का, A1 प्लस A2, अगर मैं गलत नहीं थी तो A1 4 आया, A2 12 आया, मतलब टोटल एरिया 16 स्क्वायर यूनिट्स आया। तो जिसका ये आंसर आ गया, वेरी गुड के साथ 4 मार्क्स दें आप लोग। ओके, ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, आपको एक एक चीज समझनी थी यहाँ पे। आई होप आप जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना वो आप समझ गए होंगे। समझने के बाद एक बार फिर से ट्राई करना, और फिर बन जाए तो अपने आप को गुड जरूर दे देना, ठीक है। और जिनने इसे एक बार में ही सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। ओके, चलो सो बताना मुझे किसके फुल मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, और कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट पेपर कैसा था। आप लोग अभी तक 2 चैप्टर के टेस्ट दे चुके हैं। आई होप आपने से नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन तो नहीं करना, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट पेज पे क्या था आपका, सॉल्यूशन, कितना 16। ओके, तो अभी तक हम लोग ना अपने 2 टेस्ट पेपर खत्म कर चुके हैं। इंटीग्रल्स का टेस्ट भी हो चुका है आप लोगों का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का भी हो गया है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अपने लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक